Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to Stream of Knowledge. Today we will discuss about Staphylococcus aureus. Staph की और भी बहुत ज़्यादा species होती हैं like Staph epidermidis, Staph saprophyticus, but today we will learn about Staph aureus. So without wasting time, let's start. अब Staph का नाम सुनते ही 3 words आपके माइंड में फौरन से आने चाहिए and these are gram positive cocci arranged in grape like clusters. ग्राम पॉजिटिव. अब स्टैफ का मतलब ही होता है ग्रेप लाइक क्लस्टर और स्टैफ क्या है ग्राम पॉजिटिव है एंड शेप क्या है इसकी कोकाई या सेफेरिकल. अगर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में अगर हम उसको देखेंगे तो हमें ग्राम पॉजिटिव कोकाइस नजर आएंगे जो कि ग्रेप लाइक क्लस्टर में अरेंज हुए होंगे. कुछ सिंगल सेल या पेयर या शॉर्ट चेन में भी होते हैं लेकिन प्रीडोमिनेटली ग्रेप लाइक क्लस्टर्स होते हैं. अब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैफ इज कैटालेज पॉजिटिव. व्हाट इज मेंट बाय कैटालेज पॉजिटिव? अब कैटालेज स्टैफ एक कैटालेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है. अब ये एंजाइम एक तो इसकी विरुलेंस को इन्हांस करता है और दूसरा ये इसकी डायग्नोसिस के लिए भी यूज होता है. अब वो कैसे कि जो स्टैफ का कैटालिस्ट है कैटालिस्ट हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक डाउन करता है. अगर हम इसका हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ स्टैफ की किसी स्पीशीज का रिएक्शन करवाएंगे या उसके ऊपर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डालेंगे तो बबल्स की फॉर्मेशन होगी विच इज डज मीन कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड की ब्रेक डाउन हुई है एंड ऑक्सीजन रिलीज हुई है. अब कैटालिस्ट ये तो हो गया इसकी डायग्नोसिस में हम इसको यूज करते हैं कैटालिस्ट टेस्ट के तौर पे. अब इसका विरुलेंस में किस तरह से रोल है? अब एज वी ऑल नो डैट कि न्यूट्रोफिल्स के अंदर क्या होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड. क्योंकि अब स्टैफ क्या प्रोड्यूस कर रहा है कैटालिस्ट तो कैटालिस्ट क्या करेगा उस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक कर देगा. सो न्यूट्रोफिल्स की एक्टिविटी क्या होगी डिग्रेड हो गई इसलिए क्या होगी इसकी विरुलेंस क्या होगी इनहैंस. सेकेंड एंजाइम ये प्रोड्यूस करता है कोएगुलेज. अब कोएगुलेज नाम से जाहिर है ये प्लाज्मा की क्या करवाएगा क्लोटिंग. अब इसका भी विरुलेंस में रोल होता है डायग्नोसिस में भी रोल होता है. वो कैसे? अब विरुलेंस में किस तरह से रोल है कि अगर कोई वूंड के इन्फेक्शन कॉज किया है स्टाफ ने तो वहाँ पे क्या है ये कोएगुलेज को प्रोड्यूस करेगा. कोएगुलेज क्या करेगा कि वहाँ पे प्लाज्मा को क्लोट कर देगा यानी कि वहाँ पे क्या बन गया एक क्लोट बन गया. अब वॉल ऑफ हो गया ना वो वाला जो वूंड का इन्फेक्शन था यानी कोई इन्फेक्शन साइट थी ना वो वॉल ऑफ हो गई. तो जब वो वॉल ऑफ हो गई एक दीवार सी बन गई ना उसके उसके सारी सराउंडिंग में तो वहाँ पे क्या करेगा न्यूट्रोफिल्स वहाँ पे जा नहीं पाएंगे. जब जा नहीं पाएंगे तो फिर स्टाफ के ऊपर उसकी विरुलेंस इनहैंस हो गई मींस स्टाफ की डिग्रेडेशन नहीं हो पाएगी यानी कि स्टाफ जो है उसको किल नहीं किया जाएगा फैगोसाइट्स नहीं जा पाएंगे वहाँ पे. और इसका कोएगुलेज हमारे पास कोएगुलेज टेस्ट भी होता है जो हम आगे लैब डायग्नोसिस में पढ़ेंगे. अब तीसरी सी प्रॉपर्टी है ये गोल्डन कलर येलो कॉलोनीज देता है. अब इसको भी हम डायग्नोसिस के लिए भी यूज करते हैं और इसका विरुलेंस में भी रोल है. पहले हम पढ़ते हैं विरुलेंस में कैसे रोल है. अब इसका गोल्डन कलर क्यों होता है क्योंकि इसके पास एक पिगमेंट होता है स्टेफेलोजेंथेनिन. अब स्टेफेलोजेंथेनिन किस तरह से विरुलेंस में रोल प्ले करता है. स्टेफेलोजेंथेनिन जो सुपर ऑक्साइड और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज होते हैं न्यूट्रोफिल्स के अंदर उनको इनएक्टिवेट कर देता है. जब इस तरह से क्या होगा न्यूट्रोफिल्स की एक्टिविटी कम हो गई न्यूट्रोफिल्स की और इस तरह इसकी पैथोजेनिसिटी इनहैंस हो गई. अब गोल्डन कलर कॉलोनीज एज यू कैन सी इन दिस एगर मैनिटोल एगर के अंदर या ब्लड एगर के अंदर इसकी हमारे पास गोल्डन येलो कॉलोनीज आती हैं तो हम इसे रिकोगनाइज करते हैं इट इज स्टैफ. क्योंकि क्या होता है हमारे पास एगर के अंदर जब हम इसका कल्चर करते हैं तब हमें ये येलो कॉलोनीज देता है. नेक्स्ट इज ये मैनिटोल का फर्मेंटेशन करता है. अगर हम इसका मैनिटोल सॉल्ट एगर के ऊपर इसको ग्रो करवाएं तो ये मैनिटोल को फर्मेंट करेगा और वहाँ पे भी हमें येलो कलर गोल्डन येलो कलर कॉलोनीज मिलेंगी. तो इधर से हम इसको डिस्टिंग्विश कर लेंगे. जो बाकी इसकी कॉलोनी जो बाकी स्टाफ की स्पीशीज होती हैं वो मैनिटोल को फर्मेंट नहीं करती और ये हिमोलाइज करता है आरबीसीज को. आरबीसीज को हिमोलाइज करता है तो एज यू कैन सी इन द सेकंड पिक्चर यू कैन सी देयर इज द बीटा हिमोलिसिस. बीटा मीन कंप्लीट हिमोलिसिस. अब ये किस तरह से आरबीसीज को ब्रेक डाउन करता है इसके पास एक एंजाइम होता है हिमोलाइसिन. अब हिमोलाइसिन क्या करता है आरबीसीज को ब्रेक करेगा. आरबीसीज को क्यों ब्रेक करता है ताकि हीमोग्लोबिन ब्रेक हो और वहां से आयरन रिलीज हो और आयरन को ये अपने साइटोक्रोम की प्रोडक्शन साइटोक्रोम एंजाइम की प्रोडक्शन के लिए यूज कर सके. और साइटोक्रोम का कहाँ काम होता है एनर्जी की प्रोडक्शन में. तो इस तरह से ये अपनी एनर्जी की प्रोडक्शन कॉज करेगा. और कुछ इसके स्ट्रेन्स होते हैं एमेरा से यानी मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टैफ ऑरियस. कुछ इसके ये वाले स्ट्रेन्स भी होते हैं. ओके अब हम पढ़ेंगे इसके सेल वॉल के कंपोनेंट्स. नंबर 1 इज प्रोटीन ए. एज यू कैन सी in the picture this is प्रोटीन ए. अब प्रोटीन ए के ऊपर क्या लगा हुआ है इम्यूनोग्लोबुलिन. इम्यूनोग्लोबिन का एफसी पोर्शन. अब एफसी पोर्शन के ऊपर क्या बाइंड होता है कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट एक्सेशन कैसी होती है जब वो एफसी पोर्शन ऑफ द इम्यूनोग्लोबिन के साथ बाइंड होते हैं. अब इम्यूनोग्लोबिन का एफसी पोर्शन कहाँ बाइंड हो गया जी वो तो बाइंड हो गया प्रोटीन ए के ऊपर. जब वो प्रोटीन ए के ऊपर साथ बाइंड कर गया है तो देन कॉम्प्लीमेंट की क्या होगी फिक्सेशन नहीं हो पाएगी कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट नहीं होंगे. तो इस तरह से क्या
ऑप्सोनाइजेशन एंड फेगोसाइटोसिस रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट इज टिकोइक एसिड। अब टिकोइक एसिड क्या 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 रोल होता है, एज यू ऑलरेडी नो डैट कि टिकोइक एसिड हमारे पास एडहेरेंस कोज करता है। एडहेरेंस किसके साथ, म्यूकस मेम्ब्रेन्स वगैरह के साथ एडहेयर करने में मदद देता है। स्टाफ को म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ एडहेयर करवाएगा एंड देन क्या होगा कि फिर वहाँ पे वो स्टाफ क्लोनाइज करेगा और देन इन्फेक्शन कोज करेगा। लेकिन कुछ स्टाफ के पास लिपोटिकोइक एसिड्स भी होते हैं जो हमारे पास सेप्टिक शॉक कॉज करते हैं। अब सेप्टिक शॉक कैसे कॉज होता है अभी, कि ये मैक्रोफेजिस से टिश्यू नेफ्रोटिक फैक्टर एंड और साथ में टी हेल्पर सेल्स वगैरह से इंटरल्यूकिन 1 इंटरल्यूकिन 2 वगैरह को रिलीज करवाते हैं और जाके सेप्टिक शॉक कॉज होता है। अब पॉलीसेकेराइड कैप्सूल का भी क्या रोल होता है, ये हमारे पास फेगोसाइटोसिस को रिड्यूस करता है, यानी कि ये भी एंटीफेगोसिटिक होते हैं, ये भी इसकी सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है। और फोर्थ इज द पेप्टिडोग्लाइकन। अब पेप्टिडोग्लाइकन जो है ना स्टाफ का, वो बहुत स्पेशल है। वो किस तरह से, अब जो पेप्टिडोग्लाइकन स्टाफ का ना वो एग्जैक्टली सेम रोल प्ले करता है जो एंडोटॉक्सिन है। हम जो एंडोटॉक्सिन होता है ग्राम नेगेटिव का, ये भी क्या करता है, ये मैक्रोफेजिस से एंड टी हेल्पर सेल्स वगैरह से टिश्यू नेफ्रोटिक फैक्टर इंटरल्यूकिन 1 इंटरल्यूकिन 2 वगैरह को रिलीज करवाएगा और शॉक कोज करेगा। जबकि इसके पास कोई एंडोटॉक्सिन नहीं है लेकिन फिर भी स्टाफ शॉक कोज करता है। नेक्स्ट इज इसकी ट्रांसमिशन कैसी होती है। अब ये बात आपने याद रखनी है कि स्टाफ नोज के अंदर नॉर्मल फ्लोरा है हमारा, लेकिन ये स्किन स्पेशली जो हॉस्पिटल पर्सनल्स एंड पेशेंट्स की स्किन के ऊपर भी ये क्लोनाइज कर सकता है और वहाँ से स्किन से दूसरे लोगों को भी ट्रांसफ़र हो सकता है। इसलिए हैंड कॉन्टेक्ट इसका इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन होती है एंड इसलिए हैंड वॉश करके और इसी ट्रांसमिशन को कम किया जा सकता है। ये वीमेन की वजाना के अंदर भी प्रेजेंट होता है, वहाँ पे भी 5% वुमेन्स की वजाना के अंदर भी इसने क्लोनाइज किया होता है। या फिर हैविली कंटामिनेटेड कोई इन्वायरमेंट है, जिस तरह से फैमिली मेम्बर्स हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब कि ऐसे फैमिली मेम्बर्स हैं जिसके अंदर स्टाफ ने इन्फेक्शन कोज किया है, वहाँ से एक दूसरे में मतलब ये ट्रांसमिट हो सकता है, तो इस तरह से इसकी ट्रांसमिशन हो सकती है। या फिर कोई ऐसे मतलब टॉवल्स वगैरह यूज़ करना जो ऑलरेडी मतलब ऐसे लियंस के साथ कॉन्टेक्ट में आए हों जिनको मतलब फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है, उसको स्टाफ को इन्फेक्शन है, उसने कोई टॉवल यूज़ किया, वही टॉवल कोई दूसरा कोई नॉर्मल पर्सन यूज़ करेगा तो उसको भी स्टाफ को इन्फेक्शन हो सकता है। इस तरह से भी स्टाफ की ट्रांसमिशन हो